अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम अशाद अली, योर फिजिक्स मेंटर। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले आपके अपने प्लेटफॉर्म त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। होप कि आप सब अच्छा होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपकी। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं एसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आता है यार आपकी स्क्रीन पे। वो ये कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर कैसी इमेज को फॉर्म करता है। चार ऑप्शन आपके पास आता है, इरेक्ट, रियल एंड इनलार्ज। ठीक है, इरेक्ट का मतलब क्या हो गया यार, सीधी। रियल का मतलब क्या हो गया, रियल और वर्चुअल तो आप समझते होंगे। जब दो आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है ना। और क्या होता है, अगर दो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है अपीयर्स टू मीट करती हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो मीट कर जाएंगी ना, तो उनको हम पीछे लाके मीट करा देते हैं, हम लोग खुद उनको मीट कराते हैं, तो वो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, तो कह रहा इरेक्ट, रियल एंड इनलार्ज। फिर क्या कह रहा भाई, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज, तो क्या ये सही है? देखते हैं कौन सा सही होगा। इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड सेम साइज। और क्या कह रहा है, इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉलर। आइए देखते हैं कौन सा एग्जाम आपका ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं। चलो इस पे कॉन्सेप्ट है, पहले थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। ये आ जाओ, यहाँ पे जगह है, यहाँ देखते हैं। चलो बहुत अच्छा, इसको समझिएगा। ये यार आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है। आप गए होंगे कभी मॉल वगैरह जब जाते होंगे, तो वहां पे इस चीज को एग्जामिन करते होंगे। मॉल्स यार काफी अच्छी अच्छी चीजें आप लोग देख लेते हैं। देखो होता क्या है ना, कि जब मॉल हम लोग जाते हैं तो यार को कुछ बात भी करना इंपॉर्टेंट है जो हमारे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है। जब आप मॉल वगैरह जाते होंगे तो यार देखो, जब खुद जाते होंगे तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी प्यारी प्यारी दो अखियां हैं। कैसी अखियां, प्यारी प्यारी दो अखियां। ठीक है, हाँ बड़ी अच्छी अच्छी मैंने अखियां आपकी बनाई है। तो यार ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, देखो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको मिरर से देखेंगे। डायरेक्ट भी तो आप उसको देख सकते हैं ना, उस ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट भी तो फोकस कर सकते हैं ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई दिन अगर आपके पापा ने कह दिया साथ में चलने के लिए, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे, पापा के साथ जाएंगे तो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप समझ रहे हैं ना मैं किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यस यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट ना, मैं उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यार उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, मिरर की हेल्प लेते हैं, प्लेन मिरर की हेल्प लेते हैं। अब देखो प्लेन मिरर से इमेज कैसी फॉर्म होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यार देखो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, मिरर तक जाएगी क्या, तो ये कैसी रे होगी यार, ये कैसी रे होगी, इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे होगी, ये होगी इंसिडेंट रे। ठीक है, मिरर तक जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे क्या होगी, रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो यार उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई रे। देखो ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, हमको मालूम है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। एम आई राइट? ऑफ कोर्स एम आई राइट। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये तो डाइवर्जिंग रेज है, ये तो डाइवर्ज कर रही है, जितना आगे जाएगी उतना फैलती चली जाएगी, ये तो कहीं मीट करने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पीछे लाके मीट करा देंगे। तो यार पीछे लेके आए हम, मिरर के पीछे हमने इसको क्या कराया, मीट कराया। ठीक है, बिहाइंड द मिरर हमने इसको मीट कराया। देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है क्या, इस पॉइंट, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे इमेज आपकी कैसी हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ चाहो तो। ठीक है, चलो अब यार ये देखो, जितनी, अब यहाँ पे एक और चीज क्या है कि यार जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या है, उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी क्या होगी, फॉर्म होगी। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला, समझ में क्या आई, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक एंड पोजीशन ऑफ इमेज। देख लो भाई कैसी है। पहली चीज ये बताइए, इमेज कहां बन रही है,
ऑफ कोर्स बिहाइंड द मिरर बन रही है यार ना, बिहाइंड द मिरर या बियॉन्ड द मिरर, व्हाटएवर यू वांट टू से, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है इमेज, ठीक है। दूसरा क्या है यार, अच्छा बताओ क्या ये रियल इमेज है, क्या ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, क्या ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? ऑफ कोर्स ये वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल इमेज है? क्योंकि यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, वो अपीयर्स टू मीट हो रही है। ऐसा लग रहा था कि ये पीछे मीट कर रही है तो हमने इसको क्या करा दिया, मीट करा दिया। तो ये कैसी होगी यार, वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल यार देखो, रियल और इन्वर्टेड ये क्या है, 7 जन्मों का बंधन। क्या है? 7 जन्मों का बंधन। वर्चुअल और इरेक्ट क्या है? 7 जन्मों का बंधन। अगर इमेज वर्चुअल है तो साथ में वो क्या होगी, इरेक्ट भी होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा। जब तुम अपने घर के शीशे के सामने जाते हो, मिरर के सामने जाते हो, तो क्या ऐसा होता है क्या कि तुम्हारा पैर, इसमें इमेज ऐसी फॉर्म होती है क्या, तुम्हारा पैर ऊपर होता है, सर नीचे होता है? सीधी होती है ना यार, जैसे खड़े हो वैसे ही होती है ना। हाँ लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेकिन कैसी होती है, इरेक्ट होती है ना। आप सीधे खड़े हो तो मिरर में भी आपकी इमेज कैसी आती है, सीधी आती है। ऐसा नहीं है ना भाई कि तेरा पैर ऊपर तेरा सर नीचे, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता ऐसे। तो मतलब क्या होगी, इरेक्ट, इरेक्ट, ठीक है। चलो और क्या चीज है यार, चौथा क्या पॉइंट है यहाँ पे? चौथा पॉइंट ये है कि लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड ये है तो वहां पे लेफ्ट हैंड इधर का शो करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी डी आई इज इक्वल टू डीओ। डी आई का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और डीओ का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, वहां पे क्या कह रहा था। और एक और चीज, इमेज की साइज कैसी होती है, सेम साइज। कैसी होती है भाई, सेम साइज। अरे यार ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाती है या हाइट कम हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता। जिस हाइट की जो हाइट तुम्हारी है वही हाइट मिरर में भी शो हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो सेम साइज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पे हमको जो हमसे पूछा गया था वो कौन कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है यार कि पहली चीज इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और क्या है, सेम साइज है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आइए देखते हैं। चलो क्या कह रहा था, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इरेक्ट, रियल एंड इनलार्ज। ये तो बिल्कुल गलत है यार, ये तो हो ही नहीं सकता। इनलार्ज तो बनी नहीं थी, सेम साइज थी, ठीक है। इरेक्ट का मतलब इरेक्ट तो थी, इरेक्ट थी, सीधी थी, लेकिन यार ये तो गलत है, रियल तो थी ही नहीं, इनलार्ज भी नहीं है, इनलार्ज भी नहीं है, सेम साइज है। इरेक्ट हाँ ठीक है, वर्चुअल थी, हाँ वर्चुअल थी, सेम साइज। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद क्या कह रहा, इन्वर्टेड। नहीं भाई इन्वर्टेड कैसे हो जाएगी, कैसे इन्वर्टेड हो जाएगी, है कि नहीं, उल्टी तो नहीं बनेगी। आपकी इरेक्ट नहीं, जैसे आप थे वैसे ही आप सामने दिख रहे। वर्चुअल, हाँ वर्चुअल थी, ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड है तो साथ में रियल होना चाहिए, वर्चुअल नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, 7 जन्मों का बंधन। इसको देख के समझ जाना, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम सॉल्व करें, तो हमको एक कॉन्सेप्ट को कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा कि रियल है तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा इरेक्ट की एक और वो होती है, दूसरे वर्ड होता है कि भाई इसको कहते हैं आपको अपराइट, ठीक है, अपराइट भी आ सकता है। सेम साइज, हाँ सेम साइज तो ठीक है। इन्वर्टेड, रियल, स्मॉलर, गलत है। इन्वर्टेड, रियल, ये तीनों ही गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है आपको, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ क्वेश्चन क्या आया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ए लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू अ लार्ज देन इट्स एक्चुअल साइज। कभी यार आपने एक चीज गौर किया होगा, गन्ने वाले अंकल की शॉप पे गए होंगे कभी ना, वो लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, रेड़ी लगाते हैं, रोड पे लगाते हैं। तो आप उनके, अब तो गर्मी आ गई है तो अब तो आप जाएंगे ही, तो एक चीज को नोटिस करना, वहां पे आपको एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भाई वो उनके पास ग्लास होता है ना, ग्लास, ठीक है, मिरर ग्लास होता है, उसमें वो नींबू रखते हैं, लेमन। वो क्या होता है यार, वो थोड़ा सा देखो उसका साइज क्या होता है कि उसके एक्चुअल साइज से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा दिखता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। मतलब सर समझे नहीं आपकी बात को, तो समझ ले भाई, ये गिलास है आपका, ठीक है। अब वो एक्चुअल में नींबू रखा हुआ यहाँ पे, लेमन आपको रखा हुआ यहाँ पे, लेकिन आपको अपीयर कहाँ पे हो रहा, यहाँ पे हो रहा। और थोड़ा सा इसका साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये किसके वजह से हो पा रहा भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। किसके वजह से हो पा रहा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे जो क्या पूछ रहा है आपसे, a lemon kept in water in a glass tumbler appears to large than its actual size, it is because of ना,
किसके वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा। हिंदी वाले देख लो, कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है? नहीं, बिल्कुल गलत। रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट गलत फिनोमेना हो गया। चलो फिर क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ रिफ्रैक्शन, ये गलत, ये गलत, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये सही है। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये है यार लेमन का एक ग्लास है, ठीक है, वही गन्ने वाले अंकल की शॉप पे आप गए, ये लेमन रखा हुआ था यार, ये लेमन रखा हुआ था, ठीक है। चलो ये हो गया इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया सर? पेन चेंज करके बताता हूँ। इंटरफेस क्या हो गया सर? इंटरफेस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट की बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहां से मतलब क्या है, अगर लेमन लैंग्वेज में बात किया जाए तो ये है कि यार देखो ये यहाँ पास से, अब यहाँ इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी कि ये ग्लास था, अब लाइट किस में ट्रेवल करेगी? एयर में जाएगी। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट के बाद, ठीक है। जैसे ये पेन है तो ये पेन क्या होगी, ये इंटरफेस हो गया, ये पेन का जो ये पॉइंट है ये क्या कहलाएगा आपका? इंटरफेस कहलाएगा। इसके बाद से लाइट इसमें ट्रेवल करेगी, आपके एयर में ट्रेवल करेगी। चलो अब देखते हैं। अब यार ये ऑब्जेक्ट से रेज निकल के आएगी क्या? ऑब्जेक्ट से रेज निकल के आएगी क्या? ये इंसिडेंट हो रही है क्या? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल को ड्रॉ कर लेंगे क्या? हाँ नॉर्मल को ड्रॉ कर लेंगे। चलो अब एक बात बताओ, लाइट कहां से आ रही है? ग्लास से एयर में जा रही है। लाइट कहां आ रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में। तो ग्लास कैसा मीडियम हो गया एज कंपेयर टू एयर? ऑब्वियस सी बात है, ग्लास तो डेंसर मीडियम हो गया, लेकिन आपका एयर क्या है? वो रेयरर मीडियम है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो लाइट की बेंडिंग कैसे होती है? अवे द नॉर्मल होती है या टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है? ऑफ कोर्स यार अवे द नॉर्मल होती है। तो यार ये क्या हो जाएगा? देखो इधर, देखो देखो देखो, ये क्या हो गया? ये अवे द नॉर्मल लाइट बेंड हो गई। क्या हो गई? अवे द नॉर्मल लाइट बेंड हो गई। लाइट का क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है, क्या ये, एक बात बताओ, क्या ये दोनों कभी मीट करेंगे क्या? क्या ये कभी दोनों एक्चुअली मीट करेंगी? बिल्कुल नहीं मीट करेंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग का मतलब होती है फैलता जाना, ठीक है, जितना आगे जाएंगी फैलती चली जाएंगी। लेकिन हमें क्या लग रहा है, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये दोनों कहीं पीछे मीट कर जाएंगी, तो हमने इन दोनों को पीछे लाके मीट करा दिया, तो यहीं पे इमेज फॉर्म होगी, जो कि क्या होगी, मतलब लेमन यहाँ रखा होगा और आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। रीजन इसका क्या है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही है, क्लियर इतनी बात? तो यार ये जो है ना, ये कहलाती है एक्चुअल डेप्थ। क्या कहलाती है? डी एक्चुअल, एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। और ये कहलाती है, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है आपका एपेरेंट डेप्थ। क्या कहलाता है ये? एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट का मतलब होता है अपीयर, मतलब ऐसा लगना, ऐसा प्रतीत होना, ऐसा अपीयर होना, ठीक है। फिर से बात को समझिएगा, जब गन्ने वाले अंकल की शॉप पे जाएंगे तो वहां पे क्या करना है आपको? इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, इस चीज को आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। चलो ये क्या है? ग्लास है। ये आपको क्या रखा? लेमन रखा हुआ था, जो ऐसे रखा रहता है, लेकिन ये आपको अपीयर थोड़ा ऊपर हो रहा था। द रीजन बिहाइंड दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट हो रही है, निकल रही है, ठीक है। इंटरफेस पे जैसे ही आती है, वहां से क्या हो जाता है? मीडियम चेंज हो जाता है, और क्या होती है? रिफ्रैक्शन हो जाता है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन वो भाई डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे द नॉर्मल बेंड करेगी ना। अवे जानती होगी ये कॉन्सेप्ट, तो अवे द नॉर्मल जा रही है, तो यार ये तो डाइवर्जिंग रेज हो गई। डाइवर्जिंग रेज है तो मतलब ये कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी, तो इनको हम क्या करेंगे? खुद मीट कराएंगे। पीछे जाके हमने मीट करा दिया। जैसे ही मीट कराया, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो क्या हो गया आपका? वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, मतलब वहीं पे आपको नींबू दिख जाएगा, ठीक है। और जहां पे एक्चुअल में रखा है दैट इज नोन एज एक्चुअल डेप्थ, और जहां पे आपको दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, दैट इज नोन एज एपेरेंट डेप्थ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर क्या कह रहा है? टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ, हाँ ठीक है, कितना कह रहा है? हाँ 3 इमेज। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, दो, आप कभी गए होंगे, देखो पता है जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हैं सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ मिले सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। गए होंगे आप कभी सैलून वगैरह गए होंगे, वहां पे क्या होता है? मिरर लगा होता है, देखा ही होगा, ठीक है। पैरेलली लगा होता है ना, पैरेलली 0 डिग्री पे, आमने आगे पीछे ऐसे लगा होता है। तो क्या होता है आपको वहां पे? इमेज फॉर्म होती है। कितनी इमेज फॉर्म होती है? इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होती है। देखते जाओ दिखती जाएगी इमेज,
ना, दी एंड तो होता नहीं है, इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होती है। तो वही कह रहा कि वही दो प्लेन मिरर को हम कितने डिग्री एंगल पे रख दें कि हमें 3 इमेज मिले, बस 3 इमेज से ज्यादा ना मिले, ठीक है, 3 इमेज मिले। वही दो प्लेन मिरर को हम कितने डिग्री एंगल पे रख दें कि वी विल गेट ओनली 3 इमेजेस। देखो देखो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज का 360 अपॉन थीटा -1, ये होता है, ठीक है, 360 अपॉन थीटा -1। चलो एंड कितना कह रहा, 3 इमेज कह रहा, इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा, ठीक है, थीटा वी हैव टू फाइंड -1। सही है, सही है। चलो इधर आ जाओ, इस 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, 1 को इधर ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे कर लो 3 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 360 अपॉन थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, ये माइनस थीटा, ठीक है, ये एलसीएम ले लिया हमने, कोई डाउट, ठीक है। ये ऐसे मत करो, लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं बताता हूँ आपको सिंपल तरीका। तो यार देखो होगा क्या, आपने क्या किया, 360 अपॉन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, इधर ले चलो 360 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 3, इधर चल जाएगा प्लस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 4 हो गया, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4 1 जा 4 90 जा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई डियर, 90, मतलब 90 डिग्री एंगल पे अगर हम दो प्लेन मिरर को रख देंगे उठा के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ऐसे रख देंगे तो हमें 3 इमेज फॉर्म होगी। ये यार आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो फिर समझो बात को, कह रहा है कि दो प्लेन मिरर को हम कितने डिग्री एंगल पे रख दें कि हमें 3 इमेज मिले। सही है, हम कितने डिग्री एंगल पे रख दें कि हमें 3 इमेज मिले, ठीक है। यार देखो मैं जो तुमको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कभी जब भी सैलून गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दो मिरर क्या होते हैं, पैरेलली रखे होते हैं, पैरेलली मतलब आमने सामने होते हैं। वो क्या होते हैं, आपको इनफाइनाइट इमेजेस आपको देखने को मिलती है ना। तो वही कह रहा है कि इनफाइनाइट नहीं, कितनी हमको 3 इमेज चाहिए सिर्फ, नॉट मोर देन 3 और नॉट लेस देन 3, ना तो 3 से ज्यादा ना तो 3 से कम, सिर्फ 3 इमेज हमको चाहिए। तो हम कितने डिग्री एंगल पे उन दो प्लेन मिरर को रखें, तो मतलब वो कितना आया आपका आंसर। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1, ठीक। चलो तो क्या हो गया, हमको कितनी इमेज चाहिए, 3 इमेज चाहिए। 3 इमेज के लिए हमने क्या किया, n की जगह पे हमने 3 रख दिया, सॉल्व किया तो वी गेट 90 डिग्री, यानी कि ऐसे रखना है मिरर को, मिरर को ऐसे रखना है। ये हो गया एक प्लेन मिरर आपका, ठीक है, और दूसरा वाला ऐसे रखना है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो कितना एंगल बना रहा, देखो इनके बीच का एंगल कितना सबटेंड हो रहा, 90 डिग्री सबटेंड हो रहा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है। चलिए यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे क्या आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करें, अ फ्लो ऑफ 10⁻7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर, ठीक, कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ, ठीक है। देखो यार हो क्या रहा है, एक वायर में 10⁻7 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्या करता है, वहां फ्लो करता है। तो कह रहा करंट बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। देखो सिंपल है, सिंपल है, I इज इक्वल टू क्या होता है यार, Q अपॉन टी। Q का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 10⁻7। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ना, यही होता है। टाइम कितना, कितने सेकंड में, पर सेकंड, पर का मतलब 1 सेकंड में, यानी कि 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यार, 7 - 12, 7 की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7 12 7 19 होता है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12 एम्पियर। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चार्ज की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ना। अब इसको आपने पढ़ा होगा कि इस n की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, n की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। और क्या नहीं हो सकती, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी 1/2 3/2, ठीक है, या कोई डेसिमल वैल्यू 0.5 0.2 ये नहीं हो सकती। बात को समझिएगा, ये n जो है, इस n की वैल्यू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और क्या नहीं हो सकती, कोई भी फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सर, रीजन बताइए। तो आइए देखिए रीजन कि क्यों हो सकती है क्यों नहीं हो सकती।
सपोज वी हैव अ सोडियम एटम, अपने पास सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें तो होगा 281, सही है क्या, सही है क्या, 281। अब ये स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए, स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, नोबल गैस की तरह हो जाएगा, ठीक है। चलो मान लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 निकालेगा, ठीक है। अब किसके लिए, स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए। लेट्स से वी हैव क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो बताओ क्या यार, अभी जो आपने देखा एलिमेंट्स को, क्या वो आधा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहे थे, क्या वो 1/2 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहे थे, क्या वो 0.5 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहे थे, क्या वो 3/2 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है इनकी, क्या हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो मतलब क्या हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू पॉसिबल है, बट दिस वैल्यू आर नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चला जाए आगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला Q बराबर n/e। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 10⁻7, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आप तो जानते ही होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितने टाइम में बोल रहा था, 1 सेकेंड में बोला, पर सेकेंड, पर का मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट 1.6 × 10⁻12 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो ये एम्पियर, ठीक है। चलो चला जाए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हाँ, अब आया क्वेश्चन बेहतरीन वाला, विच टू रजिस्टर कैन सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रजिस्टर आपको सामने शो किया गया है, ठीक है, R1 R2 एंड R3। अब ये कह रहा है कि इन तीनों में से कौन से 2 है जो सीरीज में है, कौन से 2 सीरीज में कनेक्टेड है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कॉन्सेप्ट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। चलो सीरीज की बात कर रहा था, आओ देखते हैं। देखो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल A है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, B। चलो देखो, अब यार एक बात बताओ, अगर करंट यहां से चलेगा I, यहां से करंट चलेगा I, तो भाई करंट के पास कोई और रास्ता तो है नहीं, यही एक रास्ता है, यही इस रास्ते से करंट फ्लो करेगा क्या भाई, करंट के पास इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं, यही रास्ते से करंट जाएगा। यानी कि R1 से भी I करंट जा रहा क्या, R2 से भी सेम करंट जा रहा क्या, और R3 से भी सेम करंट जा रहा है क्या, ऑफ कोर्स तीनों में से सेम करंट जा रहा है। याद रखिएगा वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है जिसमें सब रजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा हो। करंट डिवाइड नहीं करना चाहिए, करंट सेम होना चाहिए। वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, बोलो भाई, वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देख लो भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिखा देता हूं। दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज R1 एंड दिस इज रजिस्टर R2। अगर यहां से करंट I चला होगा तो ये तो आ गया यार जंक्शन, ये देखो ये आ गया जंक्शन। अब सर जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से करंट क्या होता है, जाता है। देखो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ट्रेनें आती हैं जाती हैं, जहां से ट्रेनें आती है वहीं से जाती है, यही जंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आ गया जंक्शन। अब यहाँ से करंट डिवाइड करेगा, तो यहाँ मान लेते हैं I1 करंट जाएगा, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, यानी कि R2 से I2 करंट फ्लो कर रहा है, R1 से I1 करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि दोनों रजिस्टर से सेम करंट नहीं जा रहा है, करंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है ये आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट डिवाइड नहीं करता। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका करंट डिवाइड कर जाता है, लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर क्या होता है, वो सेम होता है। अब सर नई बीमारी पोटेंशियल कहां से लेके आ गए, और देख लेते हैं, सिंपल है। देखो ये A है, ठीक है। अगर यहां का पोटेंशियल A है डियर,
तो ये क्या यहाँ का पोटेंशियल भी, इस एंड का भी पोटेंशियल मैं ए बोल सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि ये एक प्लेन वायर है, कोई रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लेन वायर है। चलिए इधर आ जाइए, ये बी है, तो क्या यार दूसरे एंड का, इस वाले कॉर्नर का भी हम पोटेंशियल बी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन वायर है, इसमें कोई भी रजिस्टर या इंडक्टर वगैरह कोई भी चीज नहीं लगी है। ठीक है, अभी इंडक्टर पे नहीं आते, रजिस्टर पे आते हैं। यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लेन वायर, तो यहाँ का पोटेंशियल भी बी हो जाएगा। अब देखना पोटेंशियल, मैंने क्या बोला? पैरेलल कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी कंडीशन होना चाहिए? कि वहां पे करंट डिवाइड होना चाहिए, बट पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर वो सेम होना चाहिए। तो देखो करंट तो डिवाइड कर गया। अब देखो क्या जो R1 है वो ए और बी के ही अक्रॉस लगा हुआ है क्या? देखो ए और बी के ही अक्रॉस लगा हुआ है R1, और R2 भी क्या है? ए और बी के अक्रॉस ही लगा हुआ है, यानी R1 भी ए और बी के बीच में है, पोटेंशियल ए और बी के बीच में है, और आपका R2 भी पोटेंशियल ए और बी के बीच में है। तो यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर ये सेम है, बट द करंट इज डिवाइडिंग। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये आपका सीरीज कहलाएगा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा है विच टू रजिस्टर कैन सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से करंट चला आई, यहां से करंट चला आई। ठीक, अब देखो ये आ गया जंक्शन, जंक्शन आ गया, तो ऑब्वियस की बात है अगर जंक्शन आ गया है तो करंट भी डिवाइड करेगा। ठीक है, करंट डिवाइड करेगा। मान लेते हैं कि यहां से करंट जा रहा है I2। ठीक है, यहां से करंट जा रहा है I2, I1 I2 जो भी ले लो, यहां से करंट जा रहा है I3। अच्छा एक बात बताओ, एक R1 से करंट जा रहा है I, R1 से करंट जा रहा है I, R2 से करंट जा रहा है I2, R2 से करंट जा रहा है I2, R3 से करंट जा रहा है I3। तो बताओ कौन से सीरीज में? कोई सीरीज में नहीं है, तीनों में करंट क्या है? अलग अलग जा रहा है। सपोज करो यहां से अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर का, 3 एम्पियर का इधर चला गया, 2 एम्पियर का इधर जाएगा कि नहीं? क्योंकि डिवाइड करना है भाई। करंट के पास दो रास्ता है, करंट के पास जाने के लिए रास्ता दिया गया है, एक ये दिया, ये बात को समझिएगा। ये जंक्शन आ गया, ठीक है, अब करंट के पास दो रास्ते, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तो दोनों तरफ करंट को जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो सकती। तो बात को समझिए, करंट डिवाइड कर गया, यानी R1 से 5 एम्पियर, R2 से 3 एम्पियर और R3 से 2 एम्पियर। मतलब क्या हो गया? तीनों रजिस्टर से करंट क्या हो रहा था? सेम नहीं था, डिवाइड कर गया, अलग अलग करंट गया। तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? देखिए R1 R2 सीरीज में है क्या? R1 R2 सीरीज में है क्या? नहीं, कहां सीरीज में? देखो R1 R2 दोनों में करंट अलग अलग जा रहा, तो यानी सीरीज में नहीं है। R2 R3 सीरीज में है क्या? देख लो R2 R3 सीरीज में बिल्कुल नहीं है सीरीज में, क्योंकि दोनों में से करंट अलग अलग जा रहा, करंट डिवाइड किया हुआ है। क्या R1 और R3 सीरीज में है क्या? देख लो, नहीं बिल्कुल नहीं है। इसमें 5 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, यानी इसमें I जा रहा, इसमें I3 जा रहा, तो मतलब कैसे सीरीज में हो जाएगा? करंट तो अलग अलग है। फिर ऑप्शन डी, नो टू कैन सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। कोई भी सीरीज में नहीं है, कोई भी सीरीज में नहीं है। देखो एग्जाम में ये गलती मत करना कि ये दोनों ऐसा पैरेलल दिख रहा, आमने सामने दिख रहा तो पैरेलल है, नहीं। अभी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा जहां पे होगा सीरीज, आपको लगेगा कि सीरीज में होगा, पैरेलल में, लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो याद रखना कोई भी सीरीज में नहीं है, कोई भी सीरीज में नहीं है, तीनों में से करंट अलग अलग जा रहा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन आ गया फिर से, a wire of length L and resistance R is stretched so that its length is double and the area of cross section is half, how will the resistance change? क्वेश्चन आया, देखिए क्या कह रहा। एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब क्या कह रहा, उसकी लेंथ है L इनिशियली, ठीक है, लेंथ है L, एरिया है A, एरिया है A। अब इस वायर को हमने क्या किया ना, इस वायर को हमने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच का मतलब इसको खींचा। जब खींचा हमने तो ये क्या हो जाएगा, खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबा हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फोर्स लगाया दोनों तरफ से, क्योंकि खींचा इसको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज नहीं होगा। मटेरियल चेंज हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। चलो लेंथ क्या हो जाती है, इसको खींचने पे इसकी लेंथ हो जाती है डियर डबल, यानी 2L हो जाती है। क्या हो जाती है,
2L हो जाती है, और एरिया कितना हो जाता है, A/2 आधा हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक रबर बैंड ले लो, ठीक है, मेरे पास यहाँ रबर बैंड दिख नहीं रहा मुझको, मैं आपको दिखा देता। उसको जब आप क्या करें, स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन उसका एरिया आधा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि ये तो बोल देगा कि एरिया उसने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए एरिया का कोई जिक्र ही ना करे। वहां ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि एरिया हाफ हो गया, मैंने तो लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनर हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ना बोले। तो याद रखना, अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, अगर एरिया हाफ हो रहा है तो लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है, वाइस वर्सा। चलो तो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो कह रहा है कि अगर हम क्या करें, लेंथ को डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। ठीक, चलो इनिशियली क्या हो गया, रो एल बाई ए, बाई इसकी एरिया ए था, लेंथ एल है, ठीक है, रो तो जानते हो रेजिस्टिविटी होती है। चलो अब सेकेंड वाली इक्वेशन क्या कह रही है, आर डैश, क्योंकि हमको नया रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो आर डैश इसको बोलेंगे रो। पहले आप काम करो, रो की यहां से वैल्यू निकाल लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आर ए इज इक्वल टू रो इंटू एल। तो रो बराबर कितना हो जाएगा आपका, आर ए बाई एल, सही है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या काम करते हैं यार, इसकी लेंथ को डबल कर देते हैं। तो उसकी लेंथ को डबल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, नया रेजिस्टेंस निकालना, तो आर डैश लिखेंगे, रो लेंथ क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा A/2, हाफ हो गया A/2, ये ऊपर ले जाओ, ठीक है, मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4L, ऊपर गया तो हो जाएगा 4L/A। रो की वैल्यू रखो, रो की वैल्यू कितनी आई है RA/L, और ये रखो उसकी वैल्यू 4L/A। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया यार, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो रेजिस्टेंस आया नया वाला वो कितना होगा, पहले वाले के 4 गुना, यानी 4R। ठीक है, 4R। तो ये आपका नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4R आएगा। मैं आगे बता दूं, फिर से बता दूं, चलो देख लो, यहाँ थोड़ा जगह कम हो गई है, मैं आगे जगह लेके बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आया हो, कुछ को ना आया हो, मैं बताता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ डी है एल, एरिया है उसका ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। ठीक है, अब क्या कह रहा, तो हम लिखेंगे इसके लिए, रखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां से रो की वैल्यू निकाल लो, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी RA/L। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन ने बोला क्या, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आया, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आया है कि हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया है और एरिया को हाफ कर दिया है। ठीक है, तो अब नया रेजिस्टेंस निकालो, यानी आर डैश। ठीक है, चलो तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, रो एल की जगह 2L हो जाएगा, लेंथ डबल हो गई, एरिया कितना हो जाएगा A/2, हाफ हो गया एरिया, सही है। अब चलो निकाल लो, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश रो की वैल्यू रखना चाहो रख दो, कितना हो जाएगा RA/L, और ये कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 4L/A। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, जो नया रेजिस्टेंस आया वो कितना बढ़ जाएगा, वो पहले वाले के 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4R, यानी कि पहले वाले के 4 गुना बढ़ जाएगा। और देखो यही तो था, यही तो फैक्टर था, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे कर रहा था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। तो यार देखो यहाँ तो दोनों ही फैक्टर हुआ, रेजिस्टेंस अगर यानी कि लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में यही तो हुआ, लेंथ को इन्होंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया। तो एक तो ये फैक्टर क्या हो गया, काम कर गया कि लेंथ को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा क्या किया, एरिया भी हाफ हुआ है, एरिया, तो दोनों फैक्टर क्या हो रहा है, एरिया कम कर रहे और लेंथ को बढ़ा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू 4R। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो मैं आगे, आइए फिर आया क्वेश्चन आपका,
A 60 watt and 40 watt bulb is connected in parallel across a battery of 220 volt. Find the amount of current flowing in the circuit. चलो देखो क्या कह रहा, दो बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब मैंने तो यार मेरे डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, आई एम फिजिक्स टीचर, ठीक है। तो एक 60 वाट का बल्ब है ये, और ये 40 वाट का बल्ब है। कितनी वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया? 220 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है, ठीक है। क्या बोला भाई, क्या बोला? करंट बता दो, करंट बता दो। तो देखो देखो ध्यान देना, ये प्लस ये माइनस, आपको पता होना चाहिए करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से आपके नेगेटिव पोटेंशियल तक जाता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट, ठीक। चलो तो ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा आई। इसी आई की वैल्यू आपको बताना है, बहुत ध्यान से समझना, एकदम फ्री होकर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है आपको यार यहाँ पे गिवन, क्या दिया हुआ है? थोड़ा जगह बना लिया जाए, ठीक है। चलो जगह हो गई, इसको भी इधर कर लेते हैं। चलो गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक ये पावर दिया हुआ है, ठीक है। P1 इसको बोल सकते हैं क्या? पोटेंशियल तो सेम है तो V होगा। अब I तो अलग अलग हो गया, इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो P1 इक्वल टू VI। P1 इसको पहले, अब देखो यहाँ करंट जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ से करंट जाएगा, ये आ गया जंक्शन, ये आ गया जंक्शन। मान लेते हैं यहाँ से, अब करंट को डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। करंट को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आ गया है जंक्शन, करंट को इसमें से भी जाना है, इससे भी जाना है। मान लेते हैं यहाँ से I1 करंट जा रहा, तो 40 वाट से कितना जा रहा? I2 जा रहा। चलो तो हम लोग बात करते हैं फॉर, पहले 60 वाट की बात करते हैं। फॉर 60 वाट बल्ब, 60 वाट के बल्ब की हम लोग बात करते हैं, तो लिखेंगे P1 इज इक्वल टू V इंटू I1। P1 कितना पावर दिया हुआ है यार? 60 वाट। V की वैल्यू कितनी है? 220। तो I1 कितना आ गया? I1 कितना आ गया आपका? ये I1 ना, तो हो जाए 60/220, ठीक। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व मत करना, बताते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा फॉर 40 वाट बल्ब, 40 वाट की बल्ब की बात कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे यार? अब देखो यहाँ पे करंट कितना जा रहा? I2, तो वी विल राइट P2 इज इक्वल टू V इंटू I2, क्योंकि देखो पोटेंशियल तो दोनों के लिए सेम है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल से ही क्या हो रहा है, ठीक है। 220 वोल्ट के पोटेंशियल लगा हुआ है, तो P2 कितना हो जाएगा यार? 40 पावर, ठीक है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा यार आपका? 220 इंटू I2 इंटू I2। तो I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? I2 की वैल्यू 40/220। क्लियर, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमको क्या कह रहा ना कि देखो ये दोनों में से करंट की वैल्यू नहीं पूछा, कह रहा आई बता दो। देखो यहाँ से करंट आएगा, फिर देखो ये I1 यहाँ पे आएगा, ये I2 भी इधर से आएगा, दोनों मिलके, अब देखो फिर जंक्शन आ गया। मैंने क्या बोला? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां से ट्रेन जा रही है, ठीक, फिर वही पॉइंट वापस भी आ रही है। देखो ये जंक्शन यहां से ट्रेन गई, अब वही पॉइंट वापस भी आ गई, मिल गई आगे, तो यहाँ दोनों मिल के ये क्या बन जाएगा? आई, वापस से आई बन जाएगा। नहीं समझ पाई बात? यहां से करंट आई जा रहा था, ये जंक्शन आ गया, करंट क्या कर गया? डिवाइड कर गया। करंट डिवाइड किया तो देखो यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, वापस मिलके क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। यानी कि जो I होगा वो क्या होगा? I1 और I2 का एडिशन होगा, यानी कि I1 और I2 का सबमिशन होगा। क्या होगा? सबमिशन होगा। चलो अब आगे कर लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? I1 प्लस I2। तो यार I1 I2 की वैल्यू रख दो, I मिल जाएगा। I1 कितना आ गया? 60/220 प्लस I2 कितना हो गया? 40/220 विच कम्स आउट टू बी 100/220। ये कट गया आपका, ठीक है, ये कट गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 2 11 जा विच कम्स आउट टू बी 5/11 एम्पियर। क्लियर है आपको? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5/11 एम्पियर। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर समझ लो आपको, ये सर्किट मैंने बना दिया। क्या कह रहे हैं देखो, ये सब चीज़ ना आपको खुद बनाना पड़ेगा, सब ड्रॉ करना पड़ेगा कि 40 वाट का बल्ब है,
पैरेलल में लगा हुआ है तो मैंने पैरेलल में लगा दिया। अब पैरेलल में ऐसा अरेंज करना है कि करंट डिवाइड कर जाए। पैरेलल का मतलब क्या हो जाए, करंट डिवाइड कर जाए, ठीक है। करंट डिवाइड कर गया। पैरेलल की कौन सी कंडीशन होती है, करंट का डिवाइड करना और पोटेंशियल का सेम होना। तो देखो करंट डिवाइड भी कर गया और पोटेंशियल सेम भी है। 220 का वोल्ट का दोनों पोर्ट, ठीक है, दोनों बल्ब जो है 220 वोल्ट के पोटेंशियल के अक्रॉस ही कनेक्ट है। यहाँ से करंट डिवाइड कर गया, I1 इधर निकल गया, I2 इधर निकल गया, वापस से I1 और I2 मिलके I बन गया, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी IMP। चलो हाँ, कूलम्स लॉ आ गया। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कूलम लॉ, कूलम के अंकल के अकॉर्डिंग क्या था, F इज इक्वल्स टू क्या होता है यार, पहले फॉर्मूला बता दूं आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है क्या, यही होता है क्या। हमें क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की क्या बताना है, SI यूनिट बताना है। SI यूनिट बताना है किसकी, एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को ही तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो मैंने तुमको वही बोल दिया, यूनिट बोल दिया साथ में। चलो अब 1/4 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ये यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा, बता देंगे इसको। तो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ठीक है। चलो अब निकाल लेंगे, इनको है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, F इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2। एप्सिलॉन नॉट की निकालना है तो उसको इधर रखो, बाकी FR स्क्वायर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर, ठीक है। चलो निकाल लो। Q1 क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, इंटू Q2 क्या है, चार्ज है, इस चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, अपॉन F क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, R क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। सो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, स्क्वायर है तो कर देंगे। तो आपकी यूनिट क्या आ गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डन एंड डस्टेड। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ये कैपिटल एन होगा, सही कर लेना, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसे कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, याद रखना। वो तुमको सिंबल बना के नहीं देगा, तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप वहां कंफ्यूज क्या होंगे कि ये सोचेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी होता है। हाँ बिल्कुल सही होता है, लेकिन यार इस K को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी तो कहते हैं ना। तो हमको ये देखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको निकालने को बोल रहा, तो आपको वहां पे ये विजुलाइज करना पड़ेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता किसमें, K में तो आता नहीं है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को विजुलाइज आपको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, आ गया कूलम्स लॉ भी क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ चल रहा है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, टू चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 2 मिलीकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ड्यू टू अनदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, एक हो गया Q1 कितना बोला 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को साइन ये होता है, ठीक है, माइक्रोकूलम। और क्या कह रहा है Q2 कितना बोला 2 मिलीकूलम, मिलीकूलम में स्मॉल सी कैपिटल। अब देखो इस माइक्रोकूलम को क्या करना पड़ेगा, आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मिलीकूलम को भी आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए चलो अब क्या कह रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, R यानी कितना दिया हुआ है आपका 2 मीटर। क्या पूछा है आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप चाहें तो K लिखें, आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, एज योर विश, ठीक है। चलो K की यूनिट, K की जो वैल्यू होती है वो होती है डियर 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यार 2 इंटू 10⁻⁻6
इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मीटर। 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है R स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। -6 -3 कितना हो जाएगा -9 और ये है 10⁻+9 तो ये खत्म हो जाएगा 10⁻+9 10⁻−9। तो आपको क्या मिल गया यार आंसर यहाँ से? आपको फोर्स कितनी आ गई आपकी? बचा क्या 9 ही तो बचा, 9 न्यूटन की फोर्स आ गई। कितनी आ गई 9 न्यूटन की फोर्स आ गई। डन एंड डस्टेड। क्लियर एवरीवन? चला जाए आगे, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज प्लेस्ड इन अ फिगर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। ध्यान देना है कि 2 कूलम चार्ज है कहाँ पे, क्या कह रहा, कह रहा 2 कूलम वाले चार्ज जो फिगर में दिया गया है उस पर टोटल फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ कितनी उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो पहले आपको ये सर्च करना है कि 2 कूलम वाला चार्ज है कहाँ पे। तो यार ये 2 कूलम वाला चार्ज है, ठीक है। अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो आपको बताना है। अब देखो एक चीज याद रखना, ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्या कह रहा, आपको बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम चार्ज, यानी कि 2 कूलम चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है ना, नॉट बाय द चार्ज। वो कितनी फोर्स लगा रहा दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है दैट मीन्स, ठीक है, वो मैटर करता है कि वो 2 कूलम वाले के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले कह दिया कि भाई 2 कूलम वाले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो बताओ, बस इतनी सी बात है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए पहले हम क्या करेंगे, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप नेट में नेट देख के आप ऐड नहीं कर देंगे, तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो चुकी है ऑपोजिट है। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। हम लिखेंगे सबसे पहले, तो हमारी एक आदत है मेरी, मैं लिखता हूँ पहले सॉल्यूशन। चलो पहले लिखेंगे क्या, फोर्स। अब देखो इस 2 कूलम वाले के ऊपर कौन कौन सा फोर्स चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, एक तो ये 4 कूलम वाला लगा रहा होगा इसके ऊपर, एक -2 कूलम वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। अब देखते हैं कैसे फोर्स लगा रहा। पहले लिखते हैं फोर्स ड्यू टू 4 कूलम चार्ज। फोर्स ड्यू टू 4 कूलम चार्ज फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो तो यार देखो सबसे पहले अभी K को ऐसे रहने दो। ये 4 कूलम वाला इस 2 कूलम वाले के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा होगा, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको कहेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा कहेगा जाओ, भगाएगा तो भगाएगा, तो यानी कि डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही तो भगाएगा, तो डायरेक्शन भी तुम यही अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्शन होगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कैसी लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, तो भगाएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन हो गई। लिखो कि Q1 की वैल्यू 4, Q2 की वैल्यू 2, डिस्टेंस कितना है इनके बीच का 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, कितना हो गया 8K, ठीक है। डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बनाना, ये डायरेक्शन, ठीक। अभी K की वैल्यू मत रखना, मैं बताता हूँ कब रखना, ठीक है। अब लिखेंगे फोर्स ड्यू टू -2 कूलम चार्ज। इस -2 कूलम वाले -2 कूलम वाले चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लग रही उसको लिखना हमको, ठीक है। चलो तो ये -2 है, ये +2 है, तो हम क्या करेंगे, आप अब देखो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगा, इसको बुलाएगा पास में, आ जाओ मेरे पास आओ, ऐसे ही बुलाएगा ना, क्योंकि ये क्या है ऑपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, आ जाओ, तो फोर्स कैसे लगा रहा होगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। चलो हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन बना दिया। चलो अब लिखेंगे फॉर्मूला, या बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे कि Q1 2 Q2 -2, तो माइनस नहीं लिखना आपको, माइनस आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, माइनस प्लस आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो 2 ही लिखना है। डिस्टेंस कितना हो गया 2, यानी हो जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर करो 4 आ जाएगा, तो 2 ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया K और डायरेक्शन हो गया ये। क्या बोल रहा भाई, नेट फोर्स, नेट का मतलब होता है ऐड करना, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू 4 कूलम प्लस फोर्स ड्यू टू -2 कूलम, ठीक है। तो अब फोर्स ड्यू टू 4 कूलम क्या हो जाएगा 8K आया, प्लस
फोर्स ड्यू टू -2 कितना आया, के आया। आपको जो नेट फोर्स आपको मिली 8K प्लस के कितना हो गया, 9K। ठीक है, अब चाहो तो के की वैल्यू रख दूं, 9 इंटू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 9 9 से 81, 81 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन की फोर्स लगेगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, एक या एक से ज्यादा सही हो सकता है। पहला क्या कह रहा, पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट कैन बी चेंज ड्यू टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट। नहीं, कह रहा कि अगर हम क्या करें, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो बार मैग्नेट के पोल्स भी यानी नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज हो जाएंगे। नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो उसमें क्या होता है, फिक्स होता है बार मैग्नेट में। ये किसमें होता है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है जिसे हम सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या गया, पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज ड्यू टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी सोलेनोइड में अगर करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो हमारे जो पोल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर। फिर कह रहा मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसमें एक या दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा की बात हो रही है। इज आर लिखा हुआ है, ठीक है, इज नहीं है। अगर इज लिखा होता तो आप एक ही भी लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट कैन बी वेरी बाय वेरिंग द करंट। करंट को वैरी कराने पे यानी करंट को कम या ज्यादा कराने पे, करंट को चेंज कराने पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट में कम या ज्यादा होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। कम ज्यादा किसमें होती है, देखो अब देखते हैं। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन गलत है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनोइड कैन बी वेरी बाय वेरिंग द करंट। हाँ, कह रहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम करंट को वेरी कराएं इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनोइड में, कम या ज्यादा कराएं, तो क्या होगा, उसमें भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी करेगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से दिखाते हैं सोलेनोइड में क्या होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, करंट पे करती है और नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है। नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा उसके अंदर टर्न्स होगा, सोलेनोइड पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो ये करंट पे डिपेंड कर रही है। करंट अगर क्या करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी सोलेनोइड में बढ़ जाएगी। करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ये दो ऑप्शन आपके सही है, बी एंड डी। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया भाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। चलो हो गया ये वाला, आगे चलते हैं। चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी, ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलो क्या कह रहे हैं, चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी। अब आ गया मैग्नेट का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन नेगेटिव x डायरेक्शन एज अ रिजल्ट द चार्ज विल। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान देगा, इसके बाद वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ। चार्ज को हमने क्या किया, सब्जेक्ट किया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, वेलोसिटी से। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसको हमने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चार्ज चल रहा। ठीक है, v डायरेक्शन में देखो एक चार्ज है, चार्ज q है, v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में चल रहा है, यानी x एक्सिस में चल रहा है। सब्जेक्ट किसमें किया गया, इसको किसमें रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक चार्ज है v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में चल रहा है और सब्जेक्ट किसमें किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में किया गया है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो बताओ चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन है एक्चुअल में मैग्नेटिक फोर्स का, जिसे आप कहते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन को इतना इसने एग्जामिनर ने घुमा दिया है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है,
F इज इक्वल टू QVB। अब देखो साइन थीटा, थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। तो देखो यार, वेलोसिटी क्या है? x डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है आपके किसमें? माइनस एक्स एक्सिस में है। इनके बीच का एंगल हो गया, देखो दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल में जो एंगल होता है, जो थीटा की वैल्यू होती है, वो होती है 180 डिग्री। पैरेलल में होते तो पैरेलल के लिए यूज करते हैं 0 डिग्री। क्या यूज करते हैं? 0 डिग्री। और अगर एंटी पैरेलल है तो यहां पे क्या यूज करेंगे आप लोग? ध्यान दीजिएगा, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल के लिए क्या होता है? 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन 180। साइन 180, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो भाई, क्या हो जाएगी? साइन 180 ना 0 होती है, ठीक है। कॉस 180 की -1 होती है, सॉरी। साइन 180 हो जाएगी आपकी 0। साइन 180 याद रखना, 90 की होती है 1, ठीक है। 1 सॉरी 0, ठीक है। आज 1 ही निकलना। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। मतलब इसके ऊपर अगर चार्ज v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस x एक्सिस में है, तो इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब कोई फोर्स नहीं लगेगी तो चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमेन अनअफेक्टेड। क्या बोलेंगे भाई? रिमेन अनअफेक्टेड। ध्यान समझिएगा बात को, रिमेन अनअफेक्टेड। क्या कह रहा? अगर चार्ज की वेलोसिटी, एक चार्ज है v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से घूम रहा है। और क्या हो रहा? मैग्नेटिक फील्ड जो इसका डायरेक्शन किस में है? माइनस एक्स एक्सिस में है। तो बताओ उस चार्ज के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? तो आपने देखा मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो क्या होगा? रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। चला जाए आगे। हाँ, अब आता है आपका मोशन इन 1 डायमेंशन क्वेश्चन है। अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर टेकिंग 6.28 सेकंड ऑन ईच लैप। एक कार है, वो क्या कर रही है? सर्कुलर लैप, यानी सर्कुलर क्या कर रही है? सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, ठीक है। एक लूप कंप्लीट करने पे, एक लूप, लैप का मतलब होता है एक लूप, एक लैप कंप्लीट करने पे उसको जो टाइम लग रहा है दैट इज कितना? 6.28 सेकेंड। 6.28 सेकेंड इट इज टेकिंग टू कंप्लीट 1 लैप। चलो, क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है? देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr अपॉन टी, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एक सेकेंड, कार, ठीक है 10 मीटर, ठीक है। ये दी हुई 10 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है भाई? 6.28 सेकेंड, 6.28 सेकेंड, ठीक है। तो यार देखो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो गया 1 जा और ये हो गया 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच कम्स आउट टू बी, स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो फिर ध्यान समझना, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr हो गया, ठीक है। डिस्टेंस 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मीटर दी हुई है। तो आपने सॉल्व किया, जो आपको मिल जाएगा अब कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी की क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यार देखो, जब ये अपना एक लैप कंप्लीट करेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जिस पॉइंट पे वो चली थी उस पॉइंट पे वो वापस आ गई है कार, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। यानी देखो, आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टाइम चाहे कितना भी लगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, गलत है। वेलोसिटी 0, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ यही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चला जा आगे। आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग शोन बिलो। क्वेश्चन ये है, क्लियरली मैं बना देता हूं। ये एक मास है 2 kg का, दूसरा मास है यार 5 kg का, ठीक है। अब क्या कह रहा? दोनों स्ट्रिंग पे क्या बताओ? टेंशन बता दो।
दोनों स्ट्रिंग में क्या बता दो, टेंशन बता दो, ठीक है, टेंशन बताओ। तो यार देखो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो अब क्या करते हैं यार, इस 5 kg का मास है, इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एफबीडी। तो इस 5 kg मास को, जो भी मास होगा उसको हम क्या करते हैं, पॉइंट मास एज्यूम करते हैं। देखो अब समझना बात, ये 5 kg है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग से अटैच है, इसमें टेंशन आएगा, ये T1 को मान लिया हमने। अब 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो 2 टेंशन के साथ, 2 रस्सी के साथ, 2 रोप के साथ वो अटैच है, तो यहाँ पे टेंशन भी हो जाएगा 2, ठीक है। क्या देखो ये अलग स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, तो इसको हम लोग लेते हैं T2। हमेशा टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ब्लॉक के अवे होता है, छाता अवे ब्लॉक, ठीक। चलो एक T2 हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा T1, क्योंकि रस्सी तो सेम है वाली। अच्छा अब सॉल्व करते हैं, पहले बात करेंगे किसकी, हम लोग 5 kg वाले ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे, 5 kg वाले ब्लॉक की। फॉर 5 kg, 5 kg वाले ब्लॉक की हम लोग बात करेंगे। तो 5 kg में क्या हो जाएगा, लिखेंगे, देखो क्या होता है, नेट फोर्स हमको लिखना होता है, ठीक है। फाइव के जी की हम लोग बात करेंगे, 5 kg वाले के लिए, ठीक है। देखो ये 5 kg जो है इसके लिए हम एफबीडी बनाएंगे। तो देखो एक फोर्स तो उसमें नीचे लग रही होगी, mg फोर्स, यानी कि ये लग रही होगी 5g। टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है यार, T1 इक्वल हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू जी। आप जी की वैल्यू जानते हैं 9.8, आप लेंगे नहीं, आपका फेवरेट है क्या 10, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 विच कम्स आउट टू बी, टेंशन कितना आ गया आपका 50 न्यूटन। कितना आ गया 50 न्यूटन पहला, इसकी ये टेंशन मालूम चल गया 50 न्यूटन। व्हाट अबाउट सेकंड, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए फॉर 2 kg, 2 kg वाले के लिए बात कर लेते हैं यार। चलो बहुत सिंपल है। अब यार देखो इसमें क्या हो रहा, टेंशन ये 2 रस्सी से कनेक्ट है ना, 2 रोप से कनेक्ट है, तो इसमें टेंशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर रस्सी चेंज, अगर रोप चेंज, अगर स्ट्रिंग चेंज, तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। देखो पहले इसका एफबीडी बना लो। एक तो नीचे यार mg फोर्स नीचे एक्ट करेगी ही करेगी, दैट इज 2g, m तो 2 हो गया। अब नीचे कौन सी और फोर्स एक्ट कर रही है, T1 भी एक्ट कर रही है, ठीक है सर। T2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, क्या बना लो, T2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। चलो अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जिनका सेम डायरेक्शन होगा उसको ऐड कर देंगे। चलो आओ देखते हैं, तो क्या हो जाएगा T2, अब ये दोनों नीचे एक्ट करी, यानी इक्वल टू T1 प्लस 2g, सही है, ठीक है। T2 आ जाएगा यहाँ से, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 20, ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 10। चलो इधर आ जाते हैं यार थोड़ा सा, T2 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू कितनी आई भाई, T1 की वैल्यू कितनी आई 50, रख दो 50 प्लस 2 इंटू 10 20, T2 की वैल्यू भी आ गई 70 न्यूटन, यानी T1 कितना आ गया आपका, T1 आ गया आपका 50 न्यूटन, और ये आ गया आपका T2 आ गया 70 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चन अभी और है, प्रैक्टिस और करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई डाउट होगा बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।